नमस्कार साथियों। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संबंधी मुद्दों के, उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों की या उपभोक्ता के जागरूकता की, और उससे संबंधित जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे तथ्यों की बात करने वाले हैं। तो हमारे एग्जाम में जो दिया गया है वो है उपभोक्ता संबंधी मुद्दे, या उससे कुछ अलग टॉपिक को छोटे छोटे हिस्से में जो बांटा गया है उसमें लिखा है उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता के अधिकार कर्तव्य और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और इसमें जो संशोधन हुआ 2019 में वो, और उपभोक्ता का सशक्तिकरण कैसे हो ये। तो इन सब बातों को समझने से पहले कि हम ये उपभोक्ता से संबंधित जो मुद्दे हैं इसे समझें, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठना तय है कि ये उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता कब आया इस दुनिया में। तो जब इसकी बात होती है, एक शब्द आपने, एक वाक्य अक्सर सुना होगा कि आजकल तो जहर भी असली नहीं मिलता, मतलब जहर में भी मिलावट है और जहर का जो काम है वो काम नहीं करता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, यानी हमने जो वस्तु ली वह अपना काम पूरा करे, इन घटनाओं को रोकने के लिए बाजार पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो एक शब्द है बाजार और एक शब्द है उपभोक्ता। पर इन दोनों कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, जरा सा इतिहास में पीछे पलट करके देखें तो हम इस पूरे टॉपिक के गहरे संदर्भ को समझ पाएंगे और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी बना पाएंगे कि हमें इसको कैसे डील करना चाहिए। आपको ये तो अच्छे से ध्यान है कि मनुष्य एक समय शिकार करता था और जंगली जानवरों की तरह रहता था, जिसे हम आदिमानव कहते थे। धीरे 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 उसने जंगली जानवरों को मारने की बजाय खेती करना शुरू किया और वो खेती से ही अपना भरण पोषण कर लेता था। फिर उसने कुछ मशीनों की शुरुआत की और अपने काम को, खेती बाड़ी को सीमित कर दिया। जब मनुष्य खेती बाड़ी करता था तब तो वो अपने काम, अपने लिए जो खाता था खुद ही पैदा करता था, और जिस घर में रहता था उसे खुद ही बनाता था, और जिस कपड़े को पहनता था उसे खुद ही बनाता था। उसकी बुनियादी तीन ही जरूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी मतलब भोजन और कपड़ा मतलब ये बाहर ढकने, शरीर को ढकने के लिए, जाड़े ठंड मौसम से बचाने के लिए, और सभ्यता को सीखने के लिए जो उसने कपड़ा शुरू किया। और ये जो मकान, एक जगह स्थायी रूप से रहना, एक सुरक्षित आवास उसे मिले, ये तीन की तीन चीजें उस समय मनुष्य स्वयं किया करता था। समय बदला, मकान उसने खुद बनाना छोड़ दिया, कपड़ा उसने खुद बुनना छोड़ दिया, और अपने लिए भोजन की सारी चीजें उसने खुद पैदा करनी कम कर दी। यानी उनमें से कुछ कुछ चीजें वो पैदा करता था, या फिर समय के साथ साथ उसमें से उसने खेती बाड़ी छोड़ दी। तो हम समझते हैं आज के दौर में कुछ लोग उद्योगों में, कंपनियों में काम करने लगे, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में चले गए। ये सेवा क्षेत्र क्या होता है और उद्योग क्या होता है ये तो आप जानते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए पैदा होने, अपनी जरूरत की चीजों को खुद बनाना बंद कर दिया। उसे समय की आवश्यकता समझें या जो भी समझें, पर उसे अपनी आवश्यकता की सारी चीजें बाजार में उपलब्ध थी, जिन्हें वो पैसे देकर खरीद सकता था। पैसे देकर दोनों ही चीजें वो खरीद सकता था। क्या? एक को कहते हैं वस्तु और एक को कहते हैं सेवा। यानी वस्तु मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट। जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं और उससे कोई सामान लेते हैं तो वो सारा वस्तु है। और जब हम पैसा देते हैं मगर सामान नहीं लेते, कोई चीज लेते हैं, उदाहरण के लिए हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, पैसा खर्च होता है पर हमें कोई सामान नहीं मिलता। हम बस में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमसे बस वाला पैसे लेता है मगर कोई सामान नहीं देता। प्रेस वाला हमारी प्रेस ठीक कर देता है, हमें कोई सामान अलग से नहीं देता, हमारी ही प्रेस हमें लौटाता है। मोबाइल रिपेयर वाला मोबाइल करता है। हम स्कूल जाते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, कोई सामान नहीं देते, हम फीस जमा करते हैं। और उसके अलावा देखें, वकील कोई सामान नहीं देता मगर पैसे लेता है केस लड़ने के। इस तरह से इसी चीज को कहते हैं सेवा। जिन चीजों के लिए हम भुगतान तो करते हैं मगर कोई वस्तु नहीं मिलती, वो सेवा में आते हैं। इस तरह से मनुष्य को बाजार में दोनों चीजें उपलब्ध थी, एक वस्तु और एक सेवा। और इन्हीं वस्तु और सेवा में बनाने वालों से लेकर, पहुंचाने वालों से लेकर के
उसे कई लोगों ने धोखा देना शुरू किया और तभी जरूरत पड़ी उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने की और उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की। तो आपको मोटा मोटा अगर ये अर्थ समझ में आया हो कि उपभोक्ता कौन है, बाजार कौन है, तो हम उसके बारे में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता की जागरूकता, इन सब बातों को समझ पाएंगे। आपने मुगल काल में भी ये सुना होगा कि वो एक बाजार नीति चला करती थी। बाजार नीति का मतलब था बाजार को कंट्रोल करना, ताकि ग्राहकों के, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे उपभोक्ता कानून की आवश्यकता क्या है, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के अधिकार कर्तव्य क्या हैं, और फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस पूरे टॉपिक को दो हिस्से में करेंगे। आज यहाँ तक समझेंगे उपभोक्ता संबंधी कानून की आवश्यकता, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के अधिकार कर्तव्य क्या हैं। बहुत आसानी से यह बात हमें समझ में आएगी। तो देखें कि ये उपभोक्ता की जब बात होती है, उपभोक्ता संबंधी कानून की जब बात होती है, तो क्या आवश्यकता है इसकी। बाजार व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ तथा मनमाना व्यवहार न करे। बाजार वही है जो व्यक्ति को सेवाएं और उत्पाद पहुंचाता है, तो वो मनमाना व्यवहार न करे और कोई खिलवाड़ न करे। बाजार को अनियमितता करने से रोकना, वह मनमानी न करे ये। और इसके साथ ही उपभोक्ता के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21, जो भारत के नागरिकों को संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार मिला है, जो हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने प्राण और देह की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, उस पर किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जैसे हम कोई मिलावटी चीज खा लेते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये क्यों बिगड़ा स्वास्थ्य? क्योंकि किसी न किसी हमारे खाने के सामान में कोई मिलावटी चीज, कोई दूषित चीज मिला दी थी, इसलिए हमारे स्वास्थ्य का वो नुकसान हमें हुआ। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे स्वास्थ्य को और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई सामान हम तक पहुंचाए, कोई सेवा हम तक पहुंचाए। इससे आगे चलेंगे तो इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जिसको हम सेवा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति फोन पर बात करते हुए या कभी भी कहीं भी बात करते हुए आपसे ऐसी बातें नहीं कह सकता जिससे हम हर्ट हो जाएं। मन, शरीर, आत्मा, किसी को भी कष्ट पहुंचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। ये एक व्यापक परसेप्शन है उपभोक्ता और बाजार के बीच के संबंधों को समझने के लिए। तो असल में हमारे अनुच्छेद 21 को प्रोटेक्शन देने के लिए ये होता है और ये इसे मजबूती प्रदान करता है। उपभोक्ता की आवश्यकता, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है देखेंगे तो अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि इसके लिए हमने 3 चीजों का आधार माना है। एक एनसीईआरटी की पुस्तकों को, जो उसने 10th क्लास और 12th की बिजनेस स्टडीज में ये चैप्टर दिए हुए हैं उसे, और दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उसमें जो संशोधन किया गया 2019 में, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इन 3 चीजों के रेफरेंस से इस चीज को तैयार किया गया है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उपभोक्ताओं को नुकसान या चोट या अन्य प्रचलित दुर्भावनाओं और निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न की जाती है। मतलब किसी भी तरह से हमारे उपभोक्ता को, उपभोक्ता कौन है? जो बाजार से चीजें कंज्यूम करता है, उसकी अभी डिटेलिंग, अभी परिभाषा उसकी आ रही है, वो भी करते हैं। पहले तो इसकी आवश्यकता को समझ रहे हैं हम। किसी उपभोक्ता को की शारीरिक सुरक्षा करने के लिए इसलिए इसकी जरूरत है। संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो व्यक्ति को, जो भी वो खरीद रहा है, चाहे वो वस्तु है चाहे सेवा है, उसकी जानकारी हो। इसके लिए उचित मूल्य पर वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा उपलब्ध कराने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को देना और उपभोक्ता को संतुष्ट करना और सामाजिक न्याय और न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप इसको डेवलप करना। सामाजिक न्याय मतलब समाज में भेदभाव ना हो, एक व्यक्ति दूसरे के साथ छुआछूत का व्यवहार करता हो तो उसको भी ठीक करना इसका उद्देश्य है, ताकि बाजार से सब लोगों को सभी चीजें बराबर मात्रा में और सही मूल्य में यानी समान मूल्य में मिल जाएं, ये भी इसका उद्देश्य है। और व्यवसायों का टिका रहना और उनकी वृद्धि यानी जो बिजनेस हैं उनको टिकाऊ बनाना भी इस उपभोक्ता संबंधी कानून का उद्देश्य है। यानी जब कोई व्यक्ति छल नहीं करेगा यानी धोखा नहीं देगा अपने उपभोक्ता को, तो उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। यदि वो धोखा देगा तो वो बंद हो जाएगा। इस तरह से देश को भी नुकसान होगा और व्यक्ति को भी नुकसान होगा। इन सारी आवश्यकताओं के बीच जरूरत पड़ती है उपभोक्ताओं संबंधी कानून को बनाने की। असल में उपभोक्ता है कौन, इसे समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी जिस बात को कहता है उसमें ये कहता है
प्रायः तो आपने ये सुना होगा, अपने उपभोग के लिए व्यक्ति जब कोई सेवा और उत्पाद को खरीदता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। पर ऐसा भी तो होता है, जैसे हम ईएमआई में मोबाइल ले लेते हैं, हमने उसकी अभी पहली ही किस्त दी है, बाकी किस्त नहीं दी, और उसमें 2 साल की सपोज करें गारंटी है, मतलब गारंटी होती नहीं, वारंटी होती है, पर सपोज करें वारंटी है, और वो कहे कि हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते या हम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आपकी पहली ही किस्त आई है। क्या ऐसी स्थिति में क्या होता है? दूसरा, जब हम घर खरीदते हैं और लोन पर लेते हैं, अभी हमने पहली ही किस्त चुकाई और घर की छत टूटकर गिर गई, तो ऐसी स्थिति में जबकि भुगतान पूरा नहीं किया गया होता है उपभोक्ता द्वारा, क्या उसमें भी सेवा देने वाले या उत्पाद बेचने वाले व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी होगी क्या? उसको स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी ने। देखें क्या। अच्छा, उससे पहले हमने ये कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग के जो कार्य होते हैं, इसे अभी देखते हैं। पहले ये देख लें कि ये उपभोक्ता होता कौन है। ये उपभोक्ता एक आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने उपभोग के लिए, अपने प्रयोग के लिए चीजों को खरीदता है। अपने उपभोग के लिए चीजों को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। अब इसमें लिखा गया है कि 2019 के अंतर्गत एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवा को प्राप्त करता है जिसका भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है। मतलब हम अगर किसी को कुछ एडवांस पेमेंट कर दें और बाकी का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ हो, उसे भी हमारे द्वारा उपभोग किया हुआ माना जाता है, यानी वो उस वस्तु पर हमारा अधिकार होता है। जैसे मैंने कहा, लोन पर खरीदा जाने वाला घर, ईएमआई पर लिया जाने वाला मोबाइल या किस्तों में पेमेंट की जाने वाली हर चीज, वो भी अगर हमने उसको शुरू कर दिया है तो वो हमारी है, उसको हमें उपभोक्ता माना जाता है। आंशिक या तो पूरा उसका वादा कर दिया गया है भुगतान का, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान करने का वादा किया गया है। किसी भी योजना के अंतर्गत भुगतान को टाल दिया गया है, या तो उससे ये कहा गया कि आप अगले 2 साल तक पेमेंट न करें, या टाल दिया गया, लेकिन उसकी शुरुआत कर दी गई है पैसा देने की, तो उस सबको उपभोक्ता माना जाएगा। इसमें इस तरह के सामान या सेवाएं लाभार्थी का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है, ऐसा उपयोग खरीदार की स्वीकृति के साथ किया जाता है, यानी खरीदार अपनी सहमति से जिन चीजों को खरीदता है। ऐसा नहीं कि कोई हमें लॉटरी का टिकट जबरन दे जाए और फिर कहे देखिए इस पर ये लागू होता है, आपको ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हमने अपनी सहमति से जिन वस्तुओं को, जिन सेवाओं को लेने खरीदने के लिए भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया है, वह ही उपभोक्ता के अंदर आएंगी। दूसरा, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी भी आती है, जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। और एक और चीज जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं प्राय है, और वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। और मल्टी लेवल मार्केटिंग वो होती है ना, जो आपने अक्सर सुना है कि आप इसके सदस्य बन जाइए, अपने नीचे 3 बनाइए, फिर वो अपने नीचे 3 बनाएं, अपने नीचे 5 बनाएं, ऐसे बनाएं तो उसको इतना पैसा मिलता चला जाएगा। उस तरह के काम को करने में भी ये नियम लागू होता है। ये नियम और किन किन चीजों पर लागू होता है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये उपभोक्ता कौन नहीं होता है। तो स्पष्ट लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए और पुनर्वाणिज्य के लिए, यानी जैसे दुकानदार होता है, वो दोबारा बेचने के लिए, यानी पुनर्विक्रय और पुनर्वाणिज्य मतलब री-कॉमर्स करने के लिए चीजों को जो खरीदता है, वो उपभोक्ता नहीं होता है। तो यानी एक दुकानदार उपभोक्ता की तरह से क्लेम नहीं कर सकता है यदि उसने वस्तुएं बेचने के लिए रखी हैं। क्लेम कौन कर सकता है? जो चीजों को उपभोग कर रहा है। हम इस बात को, ये उपभोक्ता के अधिकारों को, ये उपभोक्ता कौन है, ये तो हमने समझ लिया। हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे कि निम्न में से उपभोक्ता कौन नहीं है, तो उसमें उदाहरण दिए जाएंगे। एक व्यक्ति जिसने ईएमआई पर घर लिया है, एक व्यक्ति जिसने भुगतान करके मोबाइल लिया है, एक व्यक्ति जो कपड़े खरीद कर लाया है, एक व्यक्ति जिसने अपने शोरूम के लिए कार खरीदी है, शोरूम के लिए कार खरीदी है कह रहा हूं। तो जो शोरूम के लिए कार खरीद रहा है बेचने के लिए, वो उपभोक्ता नहीं है। इस तरह से हमें प्रश्नों को पहचानना पड़ेगा। अब हमने ये पहचान लिया उपभोक्ता कौन है कौन नहीं है, उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, इसके लिए ये जानना जरूरी है
कि भारत में एक उपभोक्ता मामले मंत्रालय है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय किन किन चीजों पर काम करता है, अगर एक बार केवल हम उसे समझ लें तो पूरा उपभोक्ता से संबंधित कानून हमें समझ में आ जाएंगे। क्या है ये देखें, उपभोक्ता मामले विभाग जो है भारत सरकार का 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में बनाया गया। पहले इसका नाम था उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उसी मंत्रालय के अंदर एक विभाग है जिसको कहते हैं उपभोक्ता मामले विभाग। ये उपभोक्ता कंज्यूमर रिलेटेड इशू को देखता है। तो ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करनी थी। उसमें कौन कौन से कानूनों को ये मानता है, किन किन कानूनों से उपभोक्ताओं के अधिकार चलते हैं, एक बार इसे देख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इसका अनुपालन यही करवाता है। उसमें जो जो लिखा गया है वो तो आगे पढ़ना है हमें। और भारतीय मानक ब्यूरो 2016 का कार्यान्वयन, इसमें संशोधन हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो कहते हैं इसे, IIB। और बाट और माप के मानकों का कार्यान्वयन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009। ये कब काम आता है? जैसे बाट माप होता है तो दुकानदार के यहाँ हम देखते हैं कि उसमें वजन तोलने की जो मशीन है उसका एक मानक है। इसका मतलब है कि जो वो तोल करके दे रहा है हमें 1 किलो, उसमें 1000 ग्राम की वस्तु उसने तोली है कि नहीं तोली है। तो ये बाट माप का पर भी कंट्रोल करता है यही मंत्रालय। तो आपसे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि इसके अधीन क्या क्या शामिल होता है, आगे और विस्तार से है। पर यहाँ देखें, पैकेज जो वस्तु विनिमय, जो पैक्ड चीजें आती हैं, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जिसमें पेट्रोलियम है, दूध है और सब्जियां हैं, जो रोजमर्रा खाने पीने की चीजें या जिससे जीवन रुक सकता है, ऐसी सारी चीजें या दवाइयां हैं, उन सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है। उनको स्टोर करके रोकना या उनको रोक देना, उनको ब्लैकमेल कर देना, ब्लैक कर देना, ये चीजें अलाउ नहीं है इस नियम के तहत। तो इसका भी रेगुलेशन करता है। कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम 1980 इसको भी चलाता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की उपलब्ध निगरानी, प्रत्यक्ष विक्रय, विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण, प्रतीक और नाम यानी अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम। जैसे कोई व्यक्ति किसी नाम से फर्म चला रहा है, हमने अक्सर देखा होगा आपने, जैसे एडिडास नाम से कपड़े बिकते हैं कंपनी के, तो उसमें ए के साथ डबल DI, मतलब उसकी स्पेलिंग में करेक्शन कर करके दूसरे लोग भी वैसा ही फर्जी सामान बेचने लगते हैं। तो आपने एक सेंटेंस अक्सर सुना होगा, नक्कालों से सावधान, यानी नकल करने वालों से सावधान। तो जो नकल करके चीजें बेचने वाले लोग बाजार में हैं, उनको रोकने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, जो पूछा जाएगा वो आगे है। अंतिम उपयोग के लिए जैव ईंधन विनिर्देश, मानक कोड निर्धारित करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, उपभोक्ता सहकारिताएं और राष्ट्रीय परीक्षण गृह, ये इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ उपभोक्ता मामले मंत्रालय या उपभोक्ता मामले विभाग देखता है। तो अब ये सारी चीजें जिससे उपभोक्ता के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, उन नियमों को लागू करना, पालन करना इसका काम होता है। तो हमने देख लिया उपभोक्ता कौन है। हमारे यहाँ उपभोक्ता मामले विभाग है जो अलग से जून 1997 में बनाया गया। ये याद रखने की चीज है, ये काम करता है। तो उपभोक्ता के बारे में कौन है और कौन नहीं है हमने समझ लिया, पर समझना जरूरी है उपभोक्ता को अधिकार कौन कौन से मिले हैं। उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं हमारे यहाँ। कितने? 6 अधिकार। तो इन 6 अधिकारों की बात कर लें, एक बार इसे समझ लेंगे तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये 6 अधिकार हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं कि बाजार हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी ठगी नहीं कर सकता है। 6 क्या है? सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार यानी राइट टू बी सेफ्टी, और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किए जाने का अधिकार, और आश्वस्त होने का अधिकार राइट टू बी एश्योर्ड, और ये है सुनवाई का अधिकार, बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, और निवारण पाने का अधिकार, सीक रिडर्सल है, और अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार।
एक उपभोक्ता के रूप में हमें जागरूक होने का अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता है यदि हम उन नियमों के बारे में पढ़ना चाहें। इसीलिए मैंने आपको वो नियम पहले दिखा दिए। यदि हम उन्हें जानना चाहें, उस आधार पर किसी को रोकना चाहें, कोई उनके विरोध में कोई उनका उल्लंघन करके बाजार में काम कर रहा हो, तो हम उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। इसलिए हमें जानने से नहीं रोका जा सकता है। यही है शिक्षा प्राप्त करने का या जानने का अधिकार। इनको संक्षिप्त में मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन यहाँ इस बात को समझ लें कि ये सुरक्षा का अधिकार होता क्या है, राइट टू सिक्योरिटी जो है वो क्या है। देखिए, 3 चीजें। आपने यदि पश्चिम के दार्शनिक जॉन लॉक के बारे में सुना हो, तो जॉन लॉक ने ये बात कही कि व्यक्ति को पैदा होते ही 3 अधिकार मिले हैं। एक है संपत्ति का, जीवन का और स्वतंत्रता का। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसके जीवन पर उसका अधिकार है, वो चाहे जितनी संपत्ति एकत्र करे उसे यह अधिकार मिला हुआ है। 3 चीज व्यक्ति के बुनियादी अधिकार हैं जो पैदा होते ही मनुष्य को मिले हैं, चाहे वो जहां भी हो। इन तीनों चीजों से खिलवाड़ करना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन का अधिकार। तो हमारे जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, हमें इसको सुरक्षित रखने का अधिकार मिला हुआ है। ये बात लिखी है यहाँ। उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सुरक्षित होने का अधिकार है जो जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक है। उदाहरण के लिए बिजली के उपकरण, जैसे हमारे घर में कोई बिजली की तार लगे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगे और वो खतरनाक हो, यानी उससे कोई हादसा हो जाए और ऐसा हादसा हो जाए कि जो जानलेवा हो जाए, तो ये गलती किसकी है? गलती कंपनी की है, जिसने ऐसी एक मशीन बनाई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो बिजली के उपकरण घटिया उत्पादों के साथ निर्मित, सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है, उसमें गंभीर चोट लग जाती है, उपभोक्ताओं को शिक्षित होने का और बिजली उपकरणों को चलाने का ऐसा पूरा अधिकार है। उदाहरण के लिए बिजली ले लिया, तो ऐसी कोई भी चीज जो खतरनाक हो सकती है, जैसे दवाई में कोई मिलावट हो जाना, किसी का जीवन चला जाए, उसमें भी कोई मिलावट। इसलिए हमें संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से स्वास्थ्य और संपत्ति और जीवन की बात यहाँ की गई है। यह है सुरक्षा। अच्छा, सूचित किए जाने का अधिकार, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी पैकेट बंद चीज खरीदते हैं या कोई भी डिब्बा बंद चीज खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा उसके बाहर उसके इंग्रेडिएंट्स का सारी डिटेल लिखी रहती है। वो वेज है कि नॉन वेज है ये भी लिखा रहता है, उसका प्राइस भी लिखा रहता है, उसकी क्वांटिटी भी लिखी रहती है उसमें कि वो 400 ग्राम है कि 500 ग्राम है, और वो कितना है, उसमें मात्रा कितनी है, वो कब तक चलेगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, वो कब पैक किया गया, उसको पैक करने वाली कंपनी कौन सी है, ये कब हुआ। ये जब हमारे ये उपभोक्ताओं को अधिकार मिले हैं, इसी को कहते हैं सूचित किए जाने का अधिकार। यानी हमें पूरा अधिकार है कि हम ऐसी कोई भी आउटडेटेड चीज नहीं लेंगे, क्योंकि डेट उसमें मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी, उसमें वजन मेंशन होगा, उसके अंदर क्या भरा गया है, क्या चीज है खाने की या पहनने की या कुछ भी करने की, वो क्या चीज है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना ये भी जरूरी है, और जानना हमारा अधिकार है। एक और है आश्वस्त होने का अधिकार। ये आश्वस्त होना क्या है कि उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों की विभिन्न चीजें बाजार में मिलनी चाहिए। मतलब पता चला कि घी मिल रहा है तो एक ही कंपनी का है और कोई दूसरी कंपनी का घी ही नहीं मिल रहा है। चप्पलें मिल रही हैं तो किसी एक ही कंपनी की मिल रही है, कोई दूसरी कंपनी की चप्पलें नहीं। तो इसमें क्या होगा, मोनोपोली होगी। कंपनी चाहेगी तो जितने का चाहे उतने का बेच सकती है, इससे ग्राहक का शोषण होगा। तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी की होनी चाहिए जिससे ग्राहक उसे छांट सके। उसके अलावा एमआरपी पर मोलभाव कर सके, जो भी एमआरपी उस पर लिखी गई है उस पर मोलभाव करने का अधिकार दिया गया है। तो ये उसमें साइज का, ब्रांड का, कीमतों का, गुणवत्ता का कंपैरिजन में चीजें मिलनी चाहिए। इसमें ये कमी है लेकिन ये इतना सस्ता है, इसमें ये अच्छाई है और ये इतना महंगा है, इस तरह की ये अधिकार मिला। सुनवाई का अधिकार, अगर व्यक्ति को उसके पसंद की चीज नहीं मिलती है या उसने खरीद ली और उसको पता चला कि इसमें धोखा हो गया और अब वो दुकान पर वापस जाता है और वो दुकानदार कहता है मैं नहीं जानता, मैंने तो आपको दे दिया, अब आप समझें इस बात को। इसलिए अक्सर दुकानदार को आपने कहते सुना होगा कि इस सामान की इतनी ही गारंटी है कि काउंटर पर मैं चेक करके आपको दे सकता हूं, उसके बाद घर जाने के बाद क्या होगा वो आप समझें। इसलिए दुकानदार अपनी तरफ से पहले ही कह देता है। अगर कोई दुकानदार ये कहे कि इसकी गारंटी है, आप मेरे पास ले आना, और बाद में कहता है कि मैं नहीं जानता, तो ऐसा अधिकार दुकानदार के पास नहीं है। इसलिए हमें सुने जाने का पूरा अधिकार है। अगर हम असंतुष्ट हैं तो हमारी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कहाँ कहाँ दर्ज होगी,
उसको अभी समझेंगे। उसका एक सरकारी पूरा तंत्र बना हुआ है और जब उसमें सुनवाई होती है तो उसके आधार पर अच्छा खासा जुर्माना भी होता है संबंधित व्यक्ति को जो बेच रहा होता है या संबंधित कंपनी को, और उसका लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया होती है। पर एक और अधिकार है निवारण पाने का अधिकार। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि यदि उत्पाद या सेवा में उसकी अपेक्षाओं से कम चीजें मिलती हैं, यानी जो चीज हमें जैसी बता करके दी गई वैसी नहीं मिलती। सपोज करें कि हमने एक 20 वॉट का बल्ब लिया और वो 5 वॉट के बराबर या 0 वॉट के बराबर रोशनी करता है, तो हम उसे लेकर के वापस जा सकते हैं। यानी हमारी गुणवत्ता, हमारे भुगतान के बराबर हमें गुणवत्ता नहीं मिलेगी, या जो कंपनी ने दावा किया है कि ये 20 वॉट का है और उसके बराबर उसमें लाइट नहीं मिलेगी, तो हम उसके लिए जा सकते हैं वापस और हमारे काम के निवारण का अधिकार हमें मिला हुआ है और वो निवारण किया जाएगा। ये व्यक्ति का अधिकार है। उसके अलावा एक आखिरी बात है उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में हमारी शिक्षा अलग हो सकती है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं, सामाजिक दायित्व भी कहते हैं। एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकार अलग होते हैं कि हम अपने राष्ट्र की जो परंपरा है, जो संविधान है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक नागरिक के रूप में हमारी शिक्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ न तो व्यक्ति के रूप में शिक्षा की बात हो रही है, न नागरिक के रूप में शिक्षा की बात हो रही है, बल्कि यहाँ बात हो रही है उपभोक्ता के रूप में शिक्षा। उपभोक्ता के रूप में हम उपभोक्ता तो हैं ही हैं। बाजार पर निर्भर जो व्यक्ति है, जो बाजार से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, वो हर व्यक्ति उपभोक्ता है। इसलिए एक उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में जो अधिकार अभी हमने पढ़े, ये अधिकार मिले हुए हैं। उसके अलावा उतने सारे कानून बने हुए हैं, आगे और कुछ संस्थाओं का भी जिक्र करेंगे। उन सब चीजों को जानने का अधिकार है, तो उसे ये सब चीजें मिली हुई हैं। इसलिए इन 6 को समराइज करके हम यूं समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है और उसके अलावा व्यक्ति को उत्पाद तथा सेवा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, विकल्पों का अधिकार है और मोलभाव करने का अधिकार है, शिकायतों को सुने जाने का अधिकार है और बदलना या क्षतिपूर्ति किया जाना उसका अधिकार है। यानी उसे अगर धोखाधड़ी हुई है तो व्यक्ति उसे बदल करके देगा या फिर उतनी ही राशि वापस लौटाएगा, और या फिर जागरूकता प्राप्त करने का अधिकार है। ये सारे अधिकारों के अलावा कुछ सारी हमारी ड्यूटीज भी तो हैं, कर्तव्य भी तो हैं। व्यक्ति को कोई चीज खरीदने से पहले और खरीदने के बाद, या खरीदने के समय और खरीदने के बाद, 3 अवस्थाएं, खरीदने से पहले, खरीदने समय और खरीदने के बाद क्या क्या करना चाहिए, ये बातें यहाँ लिखी हैं। तो उपभोक्ता के कर्तव्य, जो ये अधिनियम है 2019 का, जो 1986 के संशोधन में के अधिनियम में संशोधन किया गया 2019 में, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक उपभोक्ता के कर्तव्यों को समझने के लिए। अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा दुकानदार को, अगर पक्का बिल लोगे तो इतने का पड़ेगा, और अगर कच्चा बिल लोगे या बिल नहीं लोगे तो फिर आपको सामान इतने का पड़ेगा। ये आपने सुना होगा। और हम लोग तैयार हो जाते हैं सस्ते में बिना बिल लिए सामान लेने के लिए। ऐसे में आगे चल करके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसलिए बचने के लिए और क्या करना चाहिए, वो है हमारे कर्तव्य। तो देखिए, ये अधिनियम जो है ये शोषण और अनुचित प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अधिकार देता है एक व्यक्ति को, एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, उपयोग करने, उपभोग करने से संबंधित निम्नलिखित दायित्वों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कि बाजार जो है, ये जो बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जागरूक रहें ताकि एक बुद्धिसंगत विवेकी विकल्प अपनाया जा सकता है। मतलब मार्केट से कौन सी चीज लेनी है उपलब्ध विकल्पों में से, इसके लिए बहुत अच्छा हमें पहले से अवेयर रहना चाहिए। हमें सस्ती नाजुक चीजें लेने की बजाय अच्छी चीजें लेनी चाहिए। मतलब वो हमारा निर्णय हो सकता है, हम जो भुगतान कर रहे हैं और उसके बदले जो वस्तु ले रहे हैं उसमें मेल होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा, पहले से अवेयर रहना होगा। ऐसा नहीं कि बाजार गए और अचानक कुछ भी ले लिया। मानकीकृत सामान लें, स्टैंडर्ड, जिसमें मोहर लगी हो। और मोहर क्या होती है, मोहर के बारे में अभी हम बात करेंगे। इस तरह की मोहर आपने देखी होगी, जैसे कहते हैं ISI का सामान लेना चाहिए,
ऐसे ही ये होता है एफपीओ, और ये और अलग अलग इको मार्क, एग मार्क, और जब हम आभूषण लेते हैं तो कहते हैं जी हॉलमार्क का निशान होना चाहिए। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो इसमें कहा गया है मानकीकृत सामान लेना चाहिए क्योंकि गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं। इस प्रकार बिजली के सामानों पर आईएसआई का मार्क, खाद्य उत्पादों पर एफपीओ का मार्क, गहनों पर हॉलमार्क आदि देखना चाहिए। उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जानें, यानी यह सामान ले लें तो आगे क्या नुकसान हो सकता है। निर्माता के निर्देशों का पालन करें। पता चल रहा है कि हम ले तो रहे हैं पर उसमें स्पष्ट पहले से लिखा हुआ है कि यह सामान बदला नहीं जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, या यह सामान इसकी अधिकतम अवधि 2 साल है, ऐसा लिखा हो तो फिर हमें लगेगा कि ये 2 साल के बाद चल क्यों नहीं रहा है। ऐसा उत्पादों को सुरक्षित उपयोग कर सकें। लेवल को ध्यान से पढ़ें ताकि कीमत, कुल भार, बनने, उपयोग, समाप्ति की तारीखें, मतलब जो चीजें मैंने अभी आपको कही मेंशन होती हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए। अब हम आउटडेटेड चीज पहले से खरीद के ला रहे हैं और फिर आधा उपभोग करने के बाद हम कहते हैं कि दुकानदार ने हमें आउटडेटेड सीड्स थमा दी। हालांकि इस पर भी कार्यवाही हो जाती है, पर हमारा दायित्व है कि हम खरीदने से पहले इस बात का ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि आपका सौदा संतोषजनक रहे, अपने लेन देन में ईमानदार रहें, केवल वैध वस्तुओं और सेवाओं को चुनें, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि से बचें। वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर नकद मेमो देने के लिए कहें, वही जिसकी बिल की जो बात कर रहा हूं मैं, रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, यह खरीद के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। हमेशा बिल रखना पड़ेगा। और खरीदे गए सामान या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी के मामले में उपयुक्त मंच कार्यवाही करता है, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उस पर कार्यवाही करता है। जैसे कुछ ये सिंबल जो प्रमाणीकरण के निशान है, मानकीकरण जो करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन जो करते हैं, उनमें से देखें कुछ चीजें आप इनको चाहें तो एक तरफ ऐसे लिखिएगा। वो जो ये चिन्ह है, जैसे ये हॉलमार्क है, ये इको मार्क है, ये एग मार्क है, तो वो क्या है, किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है, किस सन से भारत में शुरू हो रहा है, ऐसे एक कॉलम बना लें। देखिए ये तो चिन्ह है, ये एफपीओ है। भारत में ये 1955 से शुरू किया गया है और ये खाने पीने के सामान में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक ये है प्रसंस्करण उत्पाद। ये प्रसंस्करण उत्पाद के लिए जो प्रसंस्कृत किए जाते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग जिनमें की जाती है, उन सारी चीजों पर ये एफपीओ लागू किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये भारतीय मानक ब्यूरो 1986 में इसकी शुरुआत हुई। ये चीजों की गुणवत्ता को लेकर ही इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। 1986 में शुरू हुआ। भारत सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम एग मार्क कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक कृषि उत्पादों पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, इसलिए इसको एग मार्क कहते हैं। एक इको मार्क है जो 1991 में शुरू हुआ। ये ऐसी चीजों के लिए प्रयोग होता है जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें ये नहीं मिलता है। तो जो पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्शन होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक है हॉलमार्क। ये आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी जब हम खरीदते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हॉलमार्क कहते हैं। ये सन 2000 से भारत में शुरू हुआ। उसके अलावा आपने एक ये सुना होगा FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये 2006 से शुरू हुआ हमारे यहाँ। जैसे आपने बीच में सुना होगा तेल में मिलावट आती है, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट आती है, वनस्पति तेल, खाद्य तेल, ये घी इत्यादि में जो मिलावट आती है। या उसके अलावा जितने भी आप अपने आसपास सड़कों में ये ढाबे देखते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं, होटल देखते हैं, उनके यहाँ इसकी FSSAI की मोहर लगा होना जरूरी है। यानी वो जो खाना दे रहे हैं वो संतोषजनक है, प्रमाणीकृत है। ऐसा हम किसी भी ढाबे दुकान से कुछ भी खा लें, यह हमारी लापरवाही है। अगर हम FSSAI की मोहर लगी हुई जगहों से जो वहां से प्रमाणीकृत नहीं है, अक्सर होटल में जाएंगे तो आपको रिसेप्शन पर ही ये लगा दिखाई देगा जो FSSAI का सर्टिफिकेट होगा। तो जहां पर ये सर्टिफिकेट हो वो वैध है। 2006 से भारत में शुरू हुआ और 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया
जागो ग्राहक जागो, ये उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार जिसकी स्थापना 1997 में की गई उसके द्वारा शुरू किया गया। ये पंचवर्षीय योजना में कहें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2005 से शुरू हुआ। हम ये जागो ग्राहक जागो करते रहेंगे और देश का नागरिक जागेगा, धीरे धीरे जागेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये जो कर्तव्य हमने पढ़े ये तो पढ़ ही लिए, लेकिन आगे चल करके हमें अभी ये देखना है कि ये जो 1986 का कानून था और 2019 का कानून था उसमें क्या अंतर है। उसके अलावा ये कि इसमें ये जो अभी नए प्रावधान किए गए हैं उसमें जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर जो परिषदें होती हैं वो, और केंद्र में जो एक प्राधिकरण बनाया गया है वो क्या है उसके बारे में, और उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है, उसे कैसे सशक्त किया जा सकता है, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अगले हिस्से में करेंगे। आज केवल इतना ही मूल इसके उपभोक्ता के कर्तव्य तक। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।